Hello students, good morning everyone. Today we will learn about mechanical property of solid. आज हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 11th का सेकेंड पार्ट का नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा क्या है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। इस चैप्टर का एक वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और उसमें हम लोग क्या क्या देखे थे कि इलास्टिसिटी क्या होता है, प्लास्टिसिटी क्या होते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है एंड स्ट्रेस एंड इट्स टाइप, यानी स्ट्रेस क्या होते हैं और ये स्ट्रेस कितने टाइप्स के होते हैं ये हम लोग जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ओके, सो अगर ये सारे चीज़ को अगर नहीं देखे हैं तो इससे पहले एक वीडियो है उसमें देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो आज हम लोग सिर्फ स्टडी करेंगे स्ट्रेन एंड इट्स टाइप, यानी स्ट्रेन क्या है और ये कितने टाइप्स के होते हैं बस हम लोग यही स्टडी करेंगे। ओके, लेकिन हम लोग स्ट्रेन को स्टडी करें उससे पहले प्लीज हम लोग स्ट्रेस को समझना होगा और टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज स्ट्रेस इज रिलेटेड टू स्ट्रेन। ओके, एंड स्ट्रेन इज रिलेटेड टू स्ट्रेस। सो याद होगा कि हम लोग स्टडी किए थे कि स्ट्रेस जनरली होता क्या है, restoring force developed in an object per unit area, इसे हम लोग क्या बोलते हैं रीस्टोरिंग, दैट इज स्ट्रेस। अब रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, याद होगा हम लोग देखे थे कि अगर मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, अगर मान लीजिए कि ये रबर है, ओके, अगर इसको हम पुल करें, दोनों साइड से पुल करें, एक फोर्स अप्लाई करके अगर यदि हम पुल करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें जो है ना, इसके अगर हम लोग अप्लाइड फोर्स बोलेंगे या तो डिफॉर्मेशन फोर्स, अप्लाइड फोर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है ऑब्जेक्ट का शेप को चेंज करता है। जैसे अगर मान लेते हैं कि ये क्यूजर है, फोम है, इसको देखिए अगर हम स्ट्रेच करेंगे तो थोड़ा सा इसका शेप चेंज होगा। तो जो हमारा अप्लाइड फोर्स जो है ना, इसका क्या किया, इसका स्ट्रक्चर को डिफॉर्म कर दिया, यानी चेंज कर दिया शेप को। तो वैसे अप्लाइड फोर्स को हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। ओके, अब देखिए हम लोग देख रहे हैं कि इसको जब रिलीज कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं तो ऐसा शेप हो गया है, फिर हम रिलीज कर देते हैं तो पहले जैसा हो जाता है। तो पहले जैसा होता कैसे है, क्योंकि इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं, इसके पास कैपेसिटी है कि अपना पोजीशन को रीगेन कर ले। रीगेन करने के करते समय क्या होता है, इसके एक अंदर की ओर फोर्स, दैट मीन्स अगर हम इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, इसका अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स क्रिएट होता है, इस ऑब्जेक्ट में डेवलप होता है, उसी को हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। ओके, तो रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट कितना डेवलप हुआ उसी को हम लोग स्ट्रेस कहते हैं। तो यहाँ पर वही मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि अगर मान लेते हैं कि हम क्या किए कि पुल किए और ये इतना इसका जो है, अगर मान लेते हैं ना कि ये डेल्टा, अगर इसका टोटल लेंथ ए है, ओके, और ये डेल्टा एल से क्या कर गया, इंक्रीज कर गया, क्या कर गया, अगर मान लीजिए कि एक साइड एक फिक्स है, वॉल है और वॉल पर क्या कर दिए हैं, एक साइड हम फिक्स कर दिए हैं और वन साइड से हम पुल कर रहे हैं। ओरिजिनल लेंथ एल था और इसमें क्या हुआ, चेंज हो गया, स्मॉल लेंथ चेंज हो गया, जिसे हम लोग क्या बोले डेल्टा एल। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ लेंथ चेंज हुई, उसी तरह से हम तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें, इसमें जो स्ट्रेस आए, इसमें फोर्स पर यूनिट एरिया कितना डेवलप हुआ होगा। अगर ये रबर है, यदि हम छोड़ेंगे इसमें कुछ न कुछ फोर्स डेवलप होगा, रीस्टोरिंग फोर्स, तो वो कितना डेवलप होगा। तो इस तरह से हम लोग देखे थे कि स्ट्रेस जो है 3 टाइप्स का होते हैं। जैसे अगर ऑब्जेक्ट लॉन्गिट्यूडिनल है तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, अगर इसी को हम कंप्रेस करें, जैसे इसी को हम मान लेते हैं फॉर्म है, इसको हम कंप्रेस किए, यदि हम कंप्रेस किए तो कंप्रेसिव फोर्स लगाए, इसका जो ओरिजिनल शेप था, ओरिजिनल साइज था, उसमें चेंजमेंट आया। तो यहाँ इस तरह से इसमें जो स्ट्रेस होगा ना, वो क्या होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस। ओके, तो हम लोग स्ट्रेस देखे थे कंप्रेसिव, टेंसाइल, लॉन्गिट्यूडिनल
तो लॉन्गिट्यूडिनल और कॉम्प्रेसिव को ही हम लोग टेंसाइल स्ट्रेस बोलते हैं। ओके, तो उस तरह से हम लोग नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, उसके बाद था एक हमारा शियरिंग स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस। ओके, शियरिंग स्ट्रेस में याद होगा कि हम लोग जो स्टडी किए थे, अगर मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसमें अगर हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मान लेते हैं यहाँ से अगर एक फोर्स अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किए, तो इसका शेप क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल से अगर इस पॉइंट पे चला आता है ये, ठीक है, ऐसा चला आता है ये, ठीक है, तो हम लोग क्या देखें, इसका ओरिजिनल पोजीशन अगर ए था और फाइनल कहाँ चला गया, बी का, इस फेज पे। इसका ओरिजिनल पोजीशन क्या था, ए पर। जब हम फोर्स अप्लाई किए, इसका पोजीशन कहाँ चला गया, बी पर चला गया। दैट मींस ये क्या किया, ये हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस कर दिया, जबकि एक फेज क्या है, डिफिनिट है, फिक्स है। एक फेज जहाँ पर था बॉटम साइड का, बॉटम का फेस वहीं पर है, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, उसका पोजीशन में सिर्फ इंक्लाइन हुआ ड्यू टू उसका एक फेस, लेकिन फेस में किसी तरह का चेंजमेंट नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम लोग क्या हो रहे थे कि इसमें जो स्ट्रेस हो रहे थे वो शियरिंग स्ट्रेस थे। उसके बाद वॉल्यूम स्ट्रेस हम लोग देखे थे, हाइड्रोलिक स्ट्रेस। तो आज हम लोग क्या स्टडी करेंगे, स्ट्रेन एंड इट्स टाइप्स। तो लोग सबसे पहले देखते हैं कि स्ट्रेन होता क्या है। अब देखिए, मुझे लग रहा है कि सर अगर स्ट्रेन पढ़ना था तो आप तो स्ट्रेस बेकार पढ़ा चुके हैं, टाइम पास कर रहे हैं, इससे पहले आप वीडियो बना ही चुके हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं, हम लोग पहले ही बोल चुके हैं, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि क्या ये रिलेटेड है। ओके, इट इज रिलेटेड, स्ट्रेन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू स्ट्रेस, देयरफॉर आई एक्सप्लेन इट। नाउ लिसन, अगर हम लोग को बोला जाए कि स्ट्रेन होते क्या है, व्हाट इज स्ट्रेन, ठीक है, तो स्ट्रेन क्या होता है, अगर हम लोग इसका फॉर्मूला देखें तो कहता है कि इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज the ratio of original dimension, ratio of change in dimension, with respect to original dimension. What? Original dimension. ओके, अब यदि हम लोग मान लें, अगर इसको मैथमेटिकली इसका लेंगे, यहाँ क्या हो गया कि इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन with respect to original dimension. ओके, अगर हम मान लेते रिलेट डेल्टा एल, ओके, डेल्टा एल विद चेंज इन डायमेंशन, क्योंकि लेंथ भी एक तरह का डायमेंशन है, इसलिए हम लोग मान लेते हैं कि डेल्टा एल जो है चेंज इन डायमेंशन हुआ लेंथ का। So delta be the change in length of cylindrical objects that's original length the L, then a strain is given as, तो स्ट्रेन को हम लोग एप्सिलॉन ई टाइप का डिनोट करते हैं, और तो हम लोग क्या देखें, रेशियो किसका है, ओरिजिनल लेंथ से
चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। ओके, तो चेंज इन लेंथ हम लोग लिखेंगे चेंज इन, आप डायमेंशन लिख सकते हैं या लेंथ लिख सकते हैं, हम लोग डायमेंशन या लेंथ लिखेंगे बाय ओरिजिनल डायमेंशन, ओरिजिनल डायमेंशन। ओके, देखिए चेंज इन लेंथ कितना है हमारा, याद होगा कितना होगा, चेंज इन लेंथ डेल्टा है, चेंज इन लेंथ डेल्टा है, ओरिजिनल लेंथ क्या था एल, ओरिजिनल लेंथ क्या था एल, चेंज की लेंथ कितना होगा डेल्टा है। तो यहाँ पे अगर क्या होगा डेल्टा एल लिखेंगे बाय एल, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से। ओके, सो ये जो फॉर्मूला था ये जनरली क्या हुआ स्ट्रेन का, किसका हुआ स्ट्रेन का। ठीक है, अब अगर हम लोग क्या देखें कि स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है डेल्टा ए बाई ए, चेंज इन डायमेंशन बाई ओरिजिनल डायमेंशन। अब यहाँ पर देखिए अगर इसी चीज को समझिए कि अगर ये लॉन्गिट्यूडिनल है, लेंथ इसमें चेंज हो रहा है, ओरिजिनल एल था और चेंज कितना हो गया डेल्टा ए। मान लेते हैं कि 20 सेंटीमीटर का कोई रबर है तो उसको हम पुल किए 25 सेंटीमीटर हो गया, 30 सेंटीमीटर हो गया, तो चेंज कितना होगा, अगर 25 हुआ दैट मींस 5 सेंटीमीटर होगा, तो चेंज कितना होगा 5 सेंटीमीटर, चेंज इन डायमेंशन 5 सेंटीमीटर, ओरिजिनल कितना 25, तो दैट्स रेशियो विल बी स्ट्रेन, रेशियो क्या होगा उसका स्ट्रेन का है। ओके, तो देखिए ये स्ट्रेन का हो गया, कॉपी कर लीजिए लिख लीजिए, नहीं तो फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके बाद कि टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, टाइप ऑफ स्ट्रेन, इसको इरेज कर दे लिखे या नहीं, डू कॉपी एंड पेस्ट। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। अच्छा सर, इससे पहले हम लोग देख लें कि इसका अगर पूछा जाए कि सर डायमेंशन क्या है, यूनिट क्या है, तो सोचिए थोड़ा सा, हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ चुके हैं, क्या होना चाहिए, हियर इज आल्सो लेंथ, हियर इज आल्सो लेंथ। अगर हम डायमेंशन देखें तो डायमेंशन तो यूनिट से पता चलता है, और यूनिट दोनों के क्या सेम है, अप साइड इज मीटर, डाउन साइड इज आल्सो मीटर, दैट इज मीटर मीटर आंसर व्हिच इज नॉट यूनिट नेदर डायमेंशन, ना ही इसका यूनिट है ना ही इसका क्या है डायमेंशन है, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा जो भी आएगा वो नंबर आएगा। ठीक है, अंडरस्टूड, जो भी आएगा वो नंबर आएगा, कुछ नहीं, यानी स्ट्रेन क्या है डायमेंशन लेस, यूनिट तो होगा ना, यूनिट होगा, अगर जनरली देखा जाए तो मीटर 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 होगा, लेकिन उसका डायमेंशन क्या होगा जनरली कैंसर, ये इसलिए यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस। ठीक है, इसको कोई स्पेसिफिक यूनिट नहीं है। ठीक है, रिजल्ट जाएगा उसको हम लिखेंगे हाँ 20 है ना 5 सेंटीमीटर बोले तो वो होगा। ठीक है, लेकिन ऐसे जब हम देखते हैं तो जनरली क्या होता है कुछ भी नहीं है, इसीलिए यूनिट लेस है डायमेंशन लेस। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या होगा टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। देखिए स्ट्रेन जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं 3 टाइप, जैसे स्ट्रेस 3 टाइप्स के होते हैं, इसके बाद हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ेंगे, वो भी 3 टाइप्स होते हैं, यंग्स मॉडुलस, शियर मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस, उसको बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग स्ट्रेन को देखते हैं। ठीक है, तो ये कितने टाइप के हो गए, ये भी 3 टाइप्स के हो गए। फर्स्ट अगर लिखा जाए लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, पहला क्या हुआ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, सेकंड क्या होगा शियरिंग स्ट्रेन, शियरिंग स्ट्रेन। ओके, और थर्ड जो हमारा होगा वो क्या होगा वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन। ओके, तो देखिए अब जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को अगर हम लोग को समझना है तो उसको हम लोग इसी से एग्जांपल से समझ सकते हैं कि देखिए अगर मान लेते हैं कि जो सिलेंडर है इसका अगर हम फोर्स पुल दैट मींस अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जो पुल कर रहे हैं
अगर इसका ओरिजिनल लेंथ चेंज एल था, डेल्टा एल चेंज हुआ, यानी क्या हुआ, लीनियरली चेंज हुआ। क्या हुआ, लीनियरली चेंज हुआ। ठीक है, तो अगर इस तरह के चेंजमेंट होते हैं, जैसे पाइप हो, रबर हो, लॉन्ग, उसको इस तरह से पुल किया जाए, तो इसमें जो चेंजमेंट होंगे ना, उसको हम लोग या तो फिर जैसे अगर मान किसी में इसको कंप्रेस कर दिया जाए, इसमें जो चेंजमेंट होंगे ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्रेसिव, है ना, कंप्रेसिव स्ट्रेन या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो जो कंप्रेसिव स्ट्रेन होते हैं या जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होते हैं, यानी इसमें जो स्ट्रेन होगा डेवलप, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होगा, यही स्ट्रेन को हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिनल डायमेंशन को हम लोग अलग से नहीं लिया, ये इलास्टिसिटी का, सॉरी, ये स्ट्रेन का फॉर्मूला सही है कि चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन, लेकिन यहाँ पे जब हम लोग डायमेंशन को क्या मान लिए, लेंथ मान लिए, और ओरिजिनल डायमेंशन क्या होगा, एन। तो अगर इस तरह से जो रेशियो होंगे, इस तरह से जो हमारा स्ट्रेन आएगा, वो क्या होगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। क्या होगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, हमेशा याद रखना है कि अगर कोई लिनियरली अगर चेंज हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप में, साइज, है ना, शेप में, सॉरी, साइज अगर चेंज हो रहा है लिनियरली एक डायरेक्शन में, तो उसमें जो स्ट्रेन डेवलप होगा उसको लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बोलेंगे। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं शियरिंग स्ट्रेन। तो शियरिंग स्ट्रेन क्या हो जाएगा, इट इज रेशियो ऑफ चेंज इन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, sorry, horizontal distance of one faces from original face with to the original length of dimension। जैसे अगर देखिए मान लेते हैं कि ये जो है, इसका लंबाई, जो सिलेंडर है, इसका लंबाई क्या है, ए है, मान लीजिए। ठीक है, हम लोग एक फोर्स को ना, दैट मीन्स एक फोर्स अप्लाई करके इसको पुश किए, और इस तरह से हम लोग देखें कि इसका जो ऊपर का जो फेस है वो डेल्टा एक्स चेंज कर गया, मतलब ए से बी तक गया, तो ये हम लोग मान लेते हैं कि डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स। ठीक है, तो अगर इसमें जो स्ट्रेन का जो फॉर्मूला होगा, यानी शियरिंग स्ट्रेन को, ठीक है, तो शियरिंग स्ट्रेन को हम लोग जी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, जी से, नो जी से नहीं, ये तो ऊपर मोटर्स को है ना। ठीक है, स्ट्रेन ई हो गया। ठीक है, तो जो शियरिंग स्ट्रेन होगा, हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए अगर समझने के लिए, जैसे अगर इसमें हम लिख दे ई एक हो गया क्या, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, तो शियरिंग स्ट्रेन को हम लोग ऐसा डिनोट करते हैं, दैट मींस ये स्ट्रेन है और ये से को शियरिंग। ओके, तो शियरिंग स्ट्रेन जो है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स बाई ए। अब देखिए डेल्टा एक्स क्या होगा, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, दैट मींस हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन फेस विथ रिस्पेक्ट टू अदर फेस। देखिए अदर फेस तो यहीं पे है, लेकिन ये जो ऊपर का जो फेस है ना, वो चेंज हो गया, कितना लेंथ से चेंज कर गया, डेल्टा एक्स। ये बी नहीं है, बी पॉइंट मेंशन किए हैं। ठीक है, ये बी जो है वो पॉइंट ही यहाँ तक आया है, और ए से बी तक का डिस्टेंस कितना हो गया, डेल्टा एक्स। इसका ओरिजिनल लेंथ क्या था, ए, यहाँ पे परपेंडिकुलर लेंथ को ही मान कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो ओरिजिनल लेंथ यहाँ पर क्या था, ए मान रहे हैं, और चेंज कितना हुआ, ए। ठीक है, डेल्टा एक्स में। अब सर ये कैसे आप ले रहे हैं, ये इसमें तो समझ में आया कि सीधा इंक्रीज हुआ, आप इसमें कैसे ले रहे हैं। देखिए अब सोचिए कि अगर ये जो ऑब्जेक्ट है, अब देखिए अगर मान लेते इसका जो ए लेंथ है, अगर ए अगर यहाँ तक पहुँच गया, तो जाहिर से इसका लेंथ तो ए नहीं होगा ना, लग रहा है कि इसका साइज ग्रेटर होगा ना। ये जो अगर हम लोग देखा जाए कि अगर यहाँ पे हम मान लेते कि ओ है, ओ ए बी। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, अगर ये कुछ इस तरह से बन जा रहा है ये, ठीक है, ओ ए बी, हम बोल रहे हैं कि ये जो डेल्टा एक्स है ना, वो चेंज लेंथ, जबकि ओरिजिनल ए है, तो क्या ए और ए सेम होगा, नहीं ना। तो इसको में से अगर हम लोग देखा जाए कि इसको अगर हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, दिस प्लस दिस, दैट मींस पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यूज करेंगे। ये हाइपोटेनस हो जा रहा है,
यहाँ पे अगर एंगल बन रहा है तो ये क्या जाहिर से अगर यहाँ हाइपोटेनस हो जा रहा है, यहाँ एंगल हो या तो यहाँ हाइपोटेनस तो होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि एल के बराबर नोट ए हाइपोटेनस नहीं है, तो इसलिए अगर हमको अगर ये पता करना हो तो क्या लिखेंगे, दिस माइनस दिस, दैट मीन्स हाइपोटेनस माइनस एल, ठीक है। तो इसीलिए यानी क्या हुआ, और ये जो है ना, ये जो है इसका इंक्रीमेंट ये दोनों को ऐड करके ही हो रहा है, समझ रहे हैं। ये जो एच बनेगा ये दोनों को ऐड करके ही बनेगा, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है ना इसकी इक्वल है। तो ओरिजिनल क्या हुआ एल, तो ये इसमें इंक्रीज कर मान लेते हैं कि अगर ये यहाँ तक बोले ना कि ये एल है, जाहिर से डेल्टा एक्स होगा, तो दोनों मिलाकर के क्या हो गया, ए भी एल के बराबर हो जाएगा, सॉरी एल प्लस डेल्टा एक्स के बराबर हो जाएगा। अब ए साइड दैट मीन्स अब हम लिख सकते हैं ओ ए स्क्वायर, सॉरी ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू क्या होगा ओ ए, ठीक है। अब ऐसा हो जाएगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे एन और डेल्टा एक्स ए एन बी ओ से बी तक जाएगा, इसलिए क्या जाएगा कॉपी, यानी ये दोनों को ऐड करिए, ओ से ए तक का लेंथ को ऐड करिए और फिर ए से बी तक का लेंथ को ऐड करिए, जितना आएगा वही वैल्यू किसका होगा, ओ बी का भी होगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या लिख रहे हैं, डेल्टा एक्स बाई एल, डेल्टा एक्स बाई एल, यानी चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन लेंथ, चेंज इन टेंजेंशियल लेंथ, यहाँ पर क्या हो रहा है, टेंजेंशियल लेंथ हो रहा है, क्योंकि हम लोग फोर्स क्या टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और ये क्या होगा, ओरिजिनल हमारा ए, तो ये क्या हो गया, शियरिंग स्ट्रेन, क्या हो जाएगा ये, शियरिंग स्ट्रेन, ओके। शियरिंग स्ट्रेन का डेफिनेशन लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, change in displacement, change in horizontal displacement of one face of object with respect to length, original length of that object, ठीक। यानी ओरिजिनल लेंथ अगर कितना था और हॉरिजॉन्टल फेस कितना डिस्टेंस से चेंज किया, वो दोनों का रेशियो जो होगा वो क्या कहलाएगा, शियरिंग स्ट्रेन कहलाएगा। ये चीजें हम लोग को कहाँ देखने को मिलता है, अधिकतर बुक में देखने को मिल जाता है, मोटे मोटे जो बुक होते हैं लाइब्रेरी में जाते हैं तो देखते हैं कि क्या पहले ऐसे रखा हुआ था लेकिन थोड़ी देर के बाद ऐसे हो जाता है, ठीक है, यानी इंक्लाइन हो जाता है। तो कौन किस स्ट्रेस के कारण से होता है, शियरिंग स्ट्रेस के कारण से होता है, और उसमें जो स्ट्रेन डेवलप हो गई उसको हम लोग शियरिंग स्ट्रेन कहते हैं, बस रिलेटेड है, कोई ज़्यादा मतलब अलग से नहीं है ना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वॉल्यूम स्ट्रेन, क्या देखेंगे हम लोग, वॉल्यूम स्ट्रेन। अब देखिए याद होगा कि हम लोग पढ़े थे कि यदि हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को, यदि कोई ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर हाई प्रेशर में रखते हैं, ठीक है, हाई प्रेशर में रखते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कंप्रेशन आ जाता है, दैट जो उसका जो वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता है, क्या कर जाता है, ये स्ट्रेस के टाइम में पड़ता है। अगर नहीं तो यहाँ पर हम समझ लीजिए, फिर से उसी को हम समझा रहे हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को हाई कंप्रेशर यानी हाई लिक्विड के अंदर यानी हाई प्रेशर में रखा जाए, ये जो ऑब्जेक्ट है उसका वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा, क्या कर जाएगा, वॉल्यूम विल बी डिक्रीज, ओके। दैट मींस अगर एक ओरिजिनल वॉल्यूम इसका भी है तो जब डिक्रीज करेगा ना तो वो मान लेते हैं कि डेल्टा भी हो गया है, ठीक है। तो ये जो डेल्टा भी से अगर डिक्रीज कर गया उसका वॉल्यूम, ठीक है, तो डेल्टा भी से वॉल्यूम अगर डिक्रीज कर गया है तो फिर से जब बाहर लगा, बाहर दैट मींस इस लिक्विड से बाहर हम लोग क्या करेंगे, रखेंगे, तो उसमें एक तरह का फोर्स यानी रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा ताकि पहले जैसा शेप में आ जाए। तो वहां पर फोर्स पर यूनिट एरिया होगा, उसको हम लोग वॉल्यूम स्ट्रेस बोलेंगे। लेकिन हम लोग थोड़ा सोचिए कि ओरिजिनल वॉल्यूम इसका भी चेंज कितना कर गया, डेल्टा भी से चेंज कर गया, ठीक है।
तो अगर ओरिजिनल वॉल्यूम भी था और डिक्रीज कर गया डेल्टा भी से, ठीक है, तो हमारा स्ट्रेन का तो हम लोग जानते हैं ना, वॉल्यूम स्ट्रेन। मान लीजिए स्ट्रेन को एक साइड से भी लोड करते हैं, लोड कर दिया, यानी क्या वॉल्यूम स्ट्रेन। क्या हो गया वॉल्यूम स्ट्रेन? क्या लिखेंगे? ओरिजिनल सॉरी चेंज इन डायमेंशन, यानी चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। तो चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा? डेल्टा V। ओरिजिनल वॉल्यूम इसका क्या था? V। ओरिजिनल वॉल्यूम क्या होगा? V। तो इस तरह से ये जो स्ट्रेन होगा वो क्या कहलाएगा? वॉल्यूम स्ट्रेन। क्या हो जाएगा हमारा? वॉल्यूम स्ट्रेन, ठीक है ना आसान? इजी वे में समझ गए, ठीक है। डेफिनेशन इसमें फिर से लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वॉल्यूम व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन लिक्विड अंडर हाई प्रेशर। ओके, क्या लिखेंगे? इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम व्हेन एन ऑब्जेक्ट kept under water or fluid under high pressure, under high pressure। ओके, तो वॉल्यूम स्ट्रेन हम लोग क्या कर रहे हैं? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेन एंड वॉल्यूम स्ट्रेन। ओके, और इसके बाद का हम लोग देखेंगे हुक्स लॉ, और यानी नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें देखेंगे हुक्स लॉ और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देखेंगे। उसके बाद से हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। इससे भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान से होगा, इसलिए अभी नहीं दे रहे हैं क्योंकि देखिए मैं मान लेते हैं कि अगर दिया हुआ है कि ओरिजिनल वॉल्यूम अगर किसी ऑब्जेक्ट का इसी पे एक एग्जांपल अगर मान लेते हैं, बना लीजिए आप सिंपल समझने के लिए, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका ओरिजिनल वॉल्यूम गिवन हो 2 सेंटीमीटर क्यूब, कितना? 2 सेंटीमीटर क्यूब, एंड बोला था कि जब इसमें प्रेस किया गया इसका जो वॉल्यूम जो है वो बच गया है 1.5 सेंटीमीटर, मतलब उतना बचा है, ठीक है। दैट मींस ये हो गया V डैश, मतलब जो दूसरा वॉल्यूम हुआ है उसका कितना हो गया V डैश। बोला जाए कि इसका वॉल्यूम स्ट्रेन होता है, क्या बोला जाए? वॉल्यूम स्ट्रेन। तो वॉल्यूम स्ट्रेन क्या हो जाएगा? हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम स्ट्रेन इसका क्या होता है? दिस इक्वल टू दैट इज डेल्टा V बाय V। अब देखिए इसमें डेल्टा V तो गिवन है, ओरिजिनल भी तो गिवन है, डेल्टा V को फाइंड आउट करना होगा। तो डेल्टा V इक्वल टू क्या हो जाएगा? दैट मींस V माइनस V डैश। V हमारा कितना है? 2 सेंटीमीटर एंड V डैश 1.5 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा ये हमारा? यानी डेल्टा V इक्वल हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर बाई ओरिजिनल कितना है? 2 सेंटीमीटर। आप डिवाइड करेंगे हम लोग क्या हो जाएगा? ठीक है, डिवाइड करिए, दैट मींस बोथ आर इन सेंटीमीटर, 0.5 दैट मींस 0, दैट मींस 5 कर दिए 1/4 सेंटीमीटर। 1/4 सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करेंगे ये आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर। मीटर में इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि जनरली इसका यूनिट क्या होता है? मीटर में लेते हैं, SI स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग को कन्वर्ट करना होता है, इसलिए इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो कितना हो जाएगा ये? 1.4 × 10⁻² मीटर, ठीक है। आंसर तो इसी तरह से रहेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हुक्स लॉ और वॉल्यूम स्ट्रेन, सॉरी हुक्स लॉ एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। थैंक्स, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।